दिल्ली के एक बड़े सरकारी अस्पताल के बाहर शाम का वक्त था। आसमान पर हल्की सी जर्दी छाई हुई थी और मरीजों की आमद और रफ्त का सिलसिला जारी था। एम्बुलेंस की तेज आवाजें, दौड़ते हुए नर्सें, परेशान चेहरे और डॉक्टरों की सफेद कोटें, हर चीज अपने निजाम में मसरूफ थी। उसी माहौल में अस्पताल के न्यूरोलॉजी डिपार्टमेंट से डॉक्टर आरोही वर्मा निकल रही थी। वह एक खुश खुल्क, पुरएतमाद और मेहनती खातून थी जो अपनी काबिलियत की बुनियाद पर अस्पताल की आला डॉक्टरों में शुमार होती थी। आज का दिन भी मसरूफ गुजरा था। आरोही ने एक आखिरी मरीज को चेक किया और नर्स से जरूरी हिदायत देकर बाहर की राह ली। उसके चेहरे पर थकन तो थी, लेकिन साथ ही वह इत्मीनान भी था जो सिर्फ फर्जा की अदा करने के बाद मिलता है। जैसे ही वह अस्पताल के दरवाजे के करीब पहुंची, उसके कदम रुक गए। सामने अस्पताल के दाखिली गेट के पास खड़ा एक शख्स उसका इंतजार कर रहा था। वह शख्स बोसीदा कपड़ों में मलबूस था। कमीज के कॉलर फटे हुए थे, पतलून पर धूल जमी हुई थी और पांव में पुराने जूते जिनकी एड़ियां लगभग खत्म हो चुकी थीं। उसके हाथ में एक सादा सा गुलदस्ता था, न महंगे फूल न रिबन, बस सफेद गुलाबों की कुछ कलियां एक अखबारी कागज में लिपटी हुई। उसकी निगाहें सीधी आरोही की तरफ थीं, जैसे बरसों से उसी लम्हे का इंतजार कर रहा हो। आरोही ने उसे देखा, लेकिन पहचानने में कुछ वक्त लगा। फिर वह चेहरा कुछ जाना पहचाना सा लगा, मगर उसने फौरन नजरें चुरा लीं, जैसे कोई गैर अहम आदमी राह रोक रहा हो। तभी वह शख्स बोला, आवाज मध्यम थी लेकिन दिल से निकली हुई, आरोही, मैं राजू हूं, क्या तुम मुझे पहचानती हो? आरोही के चेहरे पर लम्हे भर के लिए हैरानी आई, जैसे जहन में किसी धुंधली याद की खिड़की खुली हो। लेकिन उसने फौरन चेहरा मोड़ा और साथ खड़े अपने डॉक्टर साथियों की तरफ मुतवज्जे हो गई। डॉक्टर विजय और डॉक्टर अनूप, जो उसी के साथ घर जाने वाले थे, उसके कंधे पर झुककर बोले, कौन है ये? आरोही ने हंसते हुए कहा, कोई पुराना जानने वाला लगता है, लेकिन अब शायद भिखारी बन चुका है। राजू के होंठ कांपे, मगर वह आगे बढ़ा। उसने हाथ में मौजूद गुलदस्ता बुलंद किया और गहरी सांस लेकर बोला, मैं तुमसे शादी का रिश्ता मांगने आया हूं आरोही। उसकी आवाज में कपकपाहट थी, मगर अल्फाज मजबूत थे, जैसे बरसों का हौसला जमा किया हो। अस्पताल के दाखिली दरवाजे पर कुछ लोगों ने सुना और रुक गए। नर्सें, वार्ड बॉयज, यहां तक कि कुछ मरीजों के रिश्तेदार भी मुतवज्जे हो गए। माहौल में एकदम संजीदगी आ गई। आरोही का चेहरा सुर्ख हो गया, गुस्से से नहीं, न शर्मिंदगी से, बल्कि हकारत से। वह तेज आवाज में हंसी और बोली, शादी का रिश्ता? तुम? एक मैट्रिक फेल लड़का एक न्यूरोलॉजिस्ट से शादी करेगा? ख्वाब में भी मत सोचना। यह जुमला जैसे हवा में तीर बनकर राजू के सीने में धंस गया। लोगों की निगाहें बदल गईं। कुछ ने हंसी दबाई, कुछ ने सर हिलाया और कुछ ने मोबाइल निकालकर वीडियो बनाना शुरू कर दिया। राजू की आंखों में दुख साफ झलक रहा था, लेकिन उसने सर झुका लिया। उसके चेहरे पर कोई तासुर न रहा, न शिकायत न गिला, सिर्फ खामोशी। उस खामोशी ने सबको और भी गैर मुतमिन कर दिया। कुछ लम्हों के लिए माहौल मुंजमिद हो गया। सिर्फ हवा की हल्की सी सरसराहट और राजू की सांसों की गूंज बाकी थी। आरोही तेज कदमों से आगे बढ़ी और अपनी कार में जा बैठी। गाड़ी स्टार्ट की और बिना एक बार पीछे देखे रवाना हो गई। राजू वहीं खड़ा रहा, हाथ में गुलदस्ता, गर्द आलूद चेहरा, आंखों में दर्द और दिल में वह सवाल जो शायद अब कभी न पूछा जा सके। अस्पताल के दरवाजे पर जैसे वक्त थम गया हो। राजू अब भी वही खड़ा था, हाथ में वही सादा सा गुलदस्ता, चेहरे पर खामोशी और आंखों में एक ऐसी उम्मीद जो लम्हा ब लम्हा दम तोड़ रही थी। आसपास खड़े लोग सरगोशियां कर रहे थे। कुछ के चेहरों पर हंसी थी, कुछ के तासुरात तंजिया थे और कुछ के दिलों में सिर्फ तजस्सुस। सबकी निगाहें उस शख्स पर थीं जिसने हिम्मत करके एक मशहूर न्यूरोलॉजिस्ट को सादा लिबास में शादी का पैगाम दिया था। आरोही के कदम तेज हो चुके थे, लेकिन अचानक वह मुड़ी, जैसे कुछ कहना बाकी हो। उसने अपने डॉक्टर दोस्तों की तरफ देखा जो मुस्कुराहट दबा नहीं पा रहे थे। फिर एक कदम आगे बढ़कर राजू के करीब आकर रुक गई। उसने एक लम्हे के लिए उसे सरतापा देखा, फटे जूते, मैले कपड़े, धुंधली आंखें। फिर उसने बुलंद आवाज में कहा, ताकि सब सुने, यही था मेरा बचपन का दोस्त,
जिसके साथ मैं आम के दरख्त के नीचे खेलती थी, जो मेरे घर से पानी पीने आया करता था, और आज ये फकीर बनकर अस्पताल के दरवाजे पर मुझे प्रपोज करने आ गया। वाह राजू, तुम में हिम्मत तो बहुत है, मगर तुम्हें शर्म जरा भी नहीं। लोगों में दबी दबी हंसी सुनाई दी। नर्सें एक दूसरे को कोहनियां मारने लगीं। कुछ नौजवानों ने राजू की वीडियो बनाना शुरू कर दी। राजू के होंठ कपकपाए, मगर उसने कुछ नहीं कहा। उसने वह गुलदस्ता थामा हुआ था जैसे वही उसका आखिरी सहारा हो। तभी आरोही ने एक कदम और आगे बढ़ाया और एक झटके से राजू के कंधे पर हाथ मारा, निहायत हकारत से, जैसे कोई चीज रास्ते से हटाई जाती हो। हट जाओ रास्ते से, तुम जैसे लोग ख्वाब देखना छोड़ दें तो बेहतर है, वह गरज गई। यह धक्का सिर्फ जिस्म पर नहीं, राजू की रूह पर लगा। उसका वजूद डगमगाया, कदम पीछे लड़खड़ाए और वह अस्पताल के दाखिली रास्ते के फर्श पर गिर पड़ा। गुलदस्ता उसके हाथ से छूटकर जमीन पर बिखर गया। सफेद गुलाबों की पंखुड़ियां फुटपाथ पर बिखरती चली गईं और कुछ पंखुड़ियां राजू के चेहरे से आकर चिपक गईं, जैसे उसकी खामोशी पर पर्दा डालने की कोशिश कर रही हों। लोगों ने या तो हंसी उड़ाई या नजरें फेर लीं। कोई आगे नहीं आया। राजू खुद संभलने की कोशिश करता रहा, अपनी एड़ियां जमाता, कपड़ों से गर्द झाड़ता, लेकिन उसके हाथ कांप रहे थे। जिस्म तो संभल गया, मगर दिल, वह तो पूरी तरह टूट चुका था। चेहरा मिट्टी से अटा हुआ था, लेकिन उसकी आंखों में आंसू नहीं थे, सिर्फ एक अजीब सी चमक, जैसे किसी ने अंदर कुछ जला दिया हो। वह कोई आम शर्मिंदगी नहीं थी, बल्कि वह जज्बा था जो बरसों के तल्लुक, बचपन की दोस्ती और मासूम मोहब्बत के जवाब में मिली रुसवाई से जन्म लेता है। आरोही ने आखिरी बार तंजिया निगाह डाली और आगे बढ़ गई। डॉक्टर विजय ने भी पीछे मुड़कर राजू को देखा, मगर एक लम्हे के लिए भी रुका नहीं। उनके लिए वह सिर्फ एक नाकाम आशिक था, जो एक बुलंद मकाम पर फैज लड़की के सामने ख्वाब देखने की गलती कर बैठा था। गाड़ी का दरवाजा बंद हुआ, इंजन की आवाज गूंजी और आरोही की कार अस्पताल से बाहर निकल गई। राजू वहीं खड़ा रहा, आसपास के शोर में गुम, लेकिन उसके अंदर खामोशी की गूंज थी। रफ्ता रफ्ता लोग भी वहां से हट गए। वीडियो बनाने वाले अपनी पोस्ट अपलोड करके आगे बढ़ गए, लेकिन राजू वहीं बैठा रहा। उसकी निगाहें अब भी अस्पताल की उस शीशे की दीवार पर जमी हुई थीं, जहां से कुछ लम्हे पहले आरोही बाहर निकली थी। आखिरकार उसने आहिस्ता से सर उठाया, जमीन पर बिखरे गुलाबों को देखा, उन्हें हाथ में लिया, धीरे से सीने से लगाया और एक सर्द आह भरकर वहां से चल पड़ा। न कोई शिकायत, न बद्दुआ, सिर्फ खामोशी। और उस खामोशी में एक नई शुरुआत का बीज बो दिया गया। इतवार की सुबह का वक्त था। धूप अभी पूरी तरह फैली नहीं थी, लेकिन दिल्ली के मगरबी इलाके की सब्जी मंडी में काफी चहल पहल हो चुकी थी। आरोही वर्मा, जो आम दिनों में अपने अस्पताल की मसरूफियत में घिरी रहती थी, आज छुट्टी का फायदा उठाते हुए खुद सब्जी लेने निकली थी। उसने सफेद रंग की सादा साड़ी पहनी थी, बालों को क्लिप से समेटा हुआ था और कंधे पर एक कपड़े का माहौल दोस्त थैला टंगा हुआ था। मंडी की गलियों में हर तरफ सब्जी फरोशों की आवाजें गूंज रही थीं। आलू प्याज 10 के 3 किलो, भिंडी बिल्कुल ताजा। आरोही बाजार की रौनक में खोई हुई थी, मगर उसके दिलो दिमाग में कल का वाकया बार बार उभर रहा था। राजू का चेहरा, उसकी खामोश निगाहें और जमीन पर बिखरा गुलदस्ता, हर मंजर जैसे बार बार जहन में रीप्ले हो रहा हो। वह ठेले वाले से टमाटर तौलवा रही थी कि एक मामूस आवाज ने उसे चौंका दिया। अरे आरोही बेटा, आज खुद सब्जी खरीदने आई हो? आरोही ने पलट कर देखा। सामने सरोज चाची थीं, वही जिनका घर आरोही के बचपन के घर से 2 मकान छोड़कर था। सफेद बालों वाली, हमेशा साड़ी के पल्लू में चाबी लटकाए और मोहल्ले की हर खबर रखने वाली खातून। आरोही ने हल्का सा मुस्कुराकर कहा, हाँ चाची, आज छुट्टी है, सोचा सब्जियां खुद ही ले लूं। सरोज चाची ने सब्जियों पर एक नजर डाली और हंसते हुए बोली, बेटा, भिंडी बहुत महंगी हो गई है, लेकिन आजकल शहर में सब कुछ ही अजीब हो रहा है। मसलन कल अस्पताल के बाहर क्या हुआ था, सुना है ना? आरोही का दिल धड़कने लगा। उसने संभल कर कहा, क्या हुआ था? चाची ने भौहें चढ़ाते हुए कहा, अरे वही जो सब वीडियो में देखा, एक बोसीदा कपड़ों वाला लड़का हाथ में गुलदस्ता लिए तुम्हें प्रपोज कर रहा था। आरोही ने बेनियाजी से हंसते हुए कहा, हाँ चाची, बस कोई बेकार सा लड़का था, मैट्रिक पास भी नहीं लगता था, मैंने इनकार कर दिया। सरोज चाची का चेहरा एक लम्हे के लिए संजीदा हो गया।
उन्होंने आरोही के कंधे पर हाथ रखा और आहिस्ता से कहा, बेटा, वह कोई आम लड़का नहीं था, वह राजू था, तुम्हारा बचपन का पड़ोसी। आरोही की हंसी यकदम रुक गई, आंखें फैल गईं। कौन राजू? अरे वही राजू जिसके साथ तुम आम के पेड़ के नीचे खेलती थी, वही जिसका पिता राशन डिपो में काम करता था। आरोही के लबों पर बेयकीनी छा गई। नहीं चाची, वह तो स्कूल भी छोड़ गया था ना? चाची ने पुरौखार लहजे में कहा। नहीं बेटा, जब उसके वालिद का इंतकाल हुआ तो वह अपने मामू के साथ देहरादून चला गया था। वहीं एक आर्मी स्कूल में दाखिला लिया, फिर एनडीए, फिर आईएमए। आज वह भारतीय फौज का ब्रिगेडियर है। कल जो तुमने देखा वह उसकी वर्दी नहीं, उसकी आजमाइश थी। आरोही के हाथ में पकड़ा थैला लरजने लगा। वह चुप हो गई। इर्द गिर्द की आवाजें जैसे मध्यम पड़ने लगीं। सिर्फ सरोज चाची की आवाज गूंज रही थी। वह भेस बदल कर आया था। शायद यह जानना चाहता था कि तुम आज भी उसे दिल से पहचानती हो या सिर्फ कपड़ों से। इस जुमले ने आरोही की रूह को चीर दिया। उसे लगा जैसे कोई आईना उसके सामने रख दिया गया हो और उसमें वह एक गुरूर ज़दा, जाहिरी दिखावे में खोई लड़की नजर आ रही थी, जो अपने अतीत की मोहब्बत को उसके लिबास से परख बैठी। सरोज चाची ने नरमी से कहा, बेटा, कभी कभी लोग हमारी जिंदगी में आईना बनकर आते हैं और जब हम उन्हें पहचानने से इनकार करते हैं तो दरअसल हम अपने सच से भागते हैं। आरोही की आंखें नम हो गईं। उसने सरोज चाची का हाथ थामा मगर जबान से कुछ न कह सकी। सब्जियों का बाजार अब वैसा न लग रहा था जैसा चंद मिनट पहले था। वह हर सब्जी वाले की आवाज, हर हंसी, हर शोर में राजू की वही खामोश निगाहें तलाश कर रही थी। सच उसके सामने खड़ा था और वह पहली बार नजरें नहीं चुरा पा रही थी। आरोही सब्जियों की थैली हाथ में लिए घर वापस आई तो उसके कदमों में वजन था, जैसे उसका हर कदम उसकी सोचों की गहराई में डूबा हो। दरवाजा बंद करते ही वह सीधा किचन में गई, सब्जियां सिंक में रखीं और कमर सीधी किए बगैर सीधे लॉन्च की तरफ चल दी। उसकी आंखें बेजान, दिल बोझल और दिमाग भरा हुआ था, भरा हुआ सवालों, शर्मिंदगी और एहसास ए जुर्म से। वह सोफे पर बैठ गई और अपना चेहरा दोनों हाथों में छुपा लिया। कुछ पल वैसे ही बीत गए। उसकी मां शोभा वर्मा, जो सहन में कपड़े तह कर रही थीं, आरोही को इस तरह बेहरकत देखकर चौंक गईं। वह अंदर आईं और नरम लहजे में पूछीं, बेटा, खैरियत है? सब्जी मंडी से थक कर आई हो? आरोही ने आहिस्ता से सर उठाया। मां, मुझे तुमसे कुछ पूछना है, शोभा साथ आकर बैठते हुए बोली। पूछो बेटा, क्या बात है? आरोही की आवाज में कुछ टूटा हुआ था। राजू याद है, हमारा पड़ोसी, बचपन में जिसके साथ खेलते थे? शोभा हल्का सा मुस्कुराई। हाँ हाँ, वह दुबला पतला लड़का जो तुम्हारे साथ आम के दरख्त के नीचे बैठकर स्कूल का होमवर्क करता था। बहुत खामोश बच्चा था। क्यों? अचानक उसे क्यों याद किया तुमने? आरोही ने एक लम्हे के लिए नजरें चुराईं, फिर आहिस्तगी से बोली, मां, कल अस्पताल के बाहर एक बोसीदा कपड़ों वाला शख्स मुझे मिला। उसने कहा कि वह राजू है। उसने मुझे प्रपोज किया, लेकिन मैंने उसका मजाक उड़ा दिया, धक्का देकर अस्पताल के दरवाजे से हटा दिया। शोभा का चेहरा बदल गया। क्या तुमने वाकई ऐसा किया? आरोही की आंखों से आंसू बहने लगे। मां, उस वक्त मैंने सोचा वह कोई बेकार नाकाम शख्स है। उसके हुलिये से लगा जैसे सड़क पर रहने वाला हो। लेकिन आज मंडी में सरोज चाची ने बताया कि वह कोई आम शख्स नहीं, वह ब्रिगेडियर है, फौज में है मां, और कल वह भेस बदल कर आया था, शायद मेरा इम्तिहान लेने। शोभा कुछ लम्हों के लिए बिल्कुल खामोश हो गई, जैसे कोई पुरानी याद अचानक ताजा हो गई हो। फिर उन्होंने संजीदगी से कहा, बेटा, राजू का बाप सच में मेहनतकश आदमी था। वह राशन डिपो में काम करता था, शरीफ लोग थे। फिर जब राजू के वालिद का इंतकाल हुआ तो उनकी माली हालत और भी खराब हो गई थी। उसके बाद वे लोग यह मोहल्ला छोड़ गए। लेकिन मुझे याद है, कुछ वक्त बाद किसी ने बताया था कि वह लड़का अपने मामू के पास देहरादून चला गया है। आरोही ने हैरत से पूछा, क्या तुम्हें उसके बाद कुछ पता चला? शोभा ने सर हिलाते हुए कहा, नहीं बेटा, जिंदगी की दौड़ में हम सब आगे निकल गए। लेकिन अब जो तुम बता रही हो, उससे लगता है कि उसने वाकई बहुत कुछ हासिल कर लिया है। आरोही हिचकिचाते हुए बोली, मां, कल मैंने न सिर्फ उसे नजरअंदाज किया बल्कि सबके सामने शर्मिंदा भी किया। उसने मुझे एक सादा गुलदस्ता दिया और मैंने उसे धक्का देकर बाहर गिरा दिया।
शोभा ने उसका हाथ थामा और नरमी से कहा, बेटा, कभी कभी हम इंसान अपनी आंखों से देखकर जो फैसला करते हैं वह दिल की सच्चाई को भुला देता है। लिबास, चाल ढाल, हुलिया, यह सब वक्ती चीजें हैं। असल इंसान तो उसके किरदार, उसकी मेहनत और उसकी नीयत में छुपा होता है। आरोही ने आंखें बंद कर लीं। उसके सामने वह मंजर दोबारा आया। राजू की खामोश आंखें जो कुछ कहना चाह रही थीं, उसकी वह सादगी जो बेइज्जती में भी जबान से शिकायत न निकाल सकी, और फिर वह खामोश कदम जो इज्जत की तलाश में उसके दिल से दूर होते जा रहे थे। मां, मैंने उससे नजरें चुरा ली। उस वक्त मुझे बस उसका लिबास नजर आया, उसका गुजरा हुआ फक्र और मेरी मौजूद शानो शौकत। शोभा ने गहरी सांस ली। फिर अब तुम क्या करोगी? आरोही ने नजरें उठाईं, आंखों में नमी मगर आवाज में अज़्म था। अब मुझे सच्चाई जाननी है मां। मुझे मालूम करना है राजू आज कहां है, और मैं उससे माफी मांगना चाहती हूं, दिल से। मां ने उसके सर पर हाथ फेरा। अगर तुम्हारे दिल में सच्चाई है तो शायद वह तुम्हें माफ भी कर दे, लेकिन याद रखो, हर माफी का मतलब यह नहीं कि सब कुछ पहले जैसा हो जाए। कुछ जख्म ऐसे होते हैं जो भर तो जाते हैं मगर निशान छोड़ जाते हैं। आरोही ने सर हिलाया और उस रात के अंधेरे में उसका जमीर पूरी तरह जाग चुका था। अगली सुबह आरोही ने जल्दी उठने की कोशिश की, मगर नींद जैसे आंखों से रूठ गई थी। रात भर करवटें बदलती रही, कभी अपने कमरे की छत को घूरती, कभी खिड़की से बाहर आसमान को तकती, जैसे वहां कहीं उसका माझी उसे घूर रहा हो। दिल में एक खलिश थी, एक बेकरारी जो सोने नहीं देती। जब वह आखिरकार बिस्तर से निकली, सूरज निकल चुका था, मगर उसके दिल पर एक अंधेरा सा साया अभी तक छाया हुआ था। आज उसने अस्पताल जाने की तैयारी नहीं की। उसने खुद ही फोन करके एक दिन की रुखसत ली। दिल में यह फैसला कर लिया था कि अब महज दूसरों की बातों पर कनात नहीं करेगी। अब वह खुद राजू को तलाश करेगी, उससे मिलेगी और सच्चाई को अपनी आंखों से देखेगी। आरोही ने सादा शलवार कमीज पहनी, बाल समेटे और खुद को एक आम सी लड़की की तरह तैयार किया। न कोई ज्वेलरी, न लिपस्टिक, सिर्फ एक साफ दिल और शर्मिंदा निगाहें। वह ऑटो में बैठकर पुराने मोहल्ले की तरफ रवाना हुई। यह वही इलाका था जहां उसने बचपन गुजारा था। गली के नुक्कड़ पर वह आम का दरख्त अब भी मौजूद था, मगर अब उसकी छांव कुछ अधूरी सी लगती थी। शायद वक्त के साथ उस दरख्त ने भी बहुत कुछ खो दिया था। कुछ घर नए रंगों में रंगे जा चुके थे, कुछ वैसे के वैसे थे, पुरानी यादों की तरह खामोश। आरोही आहिस्ता आहिस्ता कदम रखती राजू के पुराने घर के सामने जा पहुंची। वही घर जो कभी छोटा सा, पुराना सा और मिट्टी की दीवारों वाला होता था, अब वह कदरे नया लग रहा था। बाहरी दीवार पर हल्के नीले रंग का पेंट था, खिड़कियों पर ताजा पर्दे और गेट के साथ एक छोटा सा नीम का दरख्त लगाया गया था, जो उसकी गैर मौजूदगी के दौरान जैसे तन्हा खड़ा रहा था, मगर गेट बंद था। आरोही ने एक लम्हा दरवाजे को देखा, जैसे कोई सवाल किए जा रहा हो। अंदर सन्नाटा था, न कोई कदमों की आहट, न ही किसी बर्तन की खनक। एक पल के लिए वह सोचने लगी, क्या वह राजू को कभी देख भी पाएगी? क्या वक्त हमेशा के लिए उससे छिन चुका है? तभी सामने के घर का दरवाजा खुला और एक ज़ईफ शख्स लकड़ी की छड़ी के सहारे बाहर आए। उनकी आंखों में उम्र की रोशनी और तजुर्बे की धुंध थी। वह थे महेश चाचा, वही जिन्होंने राजू के बचपन में उसके खराब साइकिल के पहिए ठीक किए थे। आरोही ने एहतिराम से हाथ जोड़े। नमस्ते चाचा जी, पहचाना मुझे? महेश चाचा ने आंखें सिकोड़ कर देखा, फिर मुस्कुरा दिए। अरे बेटा आरोही, तुम तो डॉक्टर बन गई थी ना, इतने सालों बाद कैसे आना हुआ? आरोही हिचकिचाई, फिर आहिस्ता से बोली, चाचा जी, मुझे राजू से मिलना है। वह यहां है? चाचा ने सर हिलाते हुए कहा, अभी तो नहीं बेटा, वह 2 दिन से शहर से बाहर है, लेकिन अगले हफ्ते वापस आ रहा है। आरोही के चेहरे पर उम्मीद जगी। वापस? कब? चाचा ने राजदाराना अंदाज में कहा, राजू अब मेजर जनरल बन चुका है, उसकी प्रमोशन की तकरीब है। हलफ बर्दारी के बाद वह कुछ दिन यहां रुकेगा। कह रहा था कि पुरानी गलियों में सुकून मिलता है। आरोही की आंखें खुली की खुली रह गईं। उसने बेसाख्ता कहा, मेजर जनरल? चाचा ने फख्र से हंसते हुए कहा, हां बेटा, हमारा राजू अब पूरी फौज का मान है। वही जो तुम्हारे साथ खेलता था,
लेकिन उसने अपनी खामोशी में वह कर दिखाया जो कई शोर वाले भी नहीं कर पाते। आरोही खामोश हो गई। अंदर से कोई चीज टूट रही थी, शायद गुरूर, शायद खुद फरेबी, शायद वह पछतावा जो अब हद से बढ़ चुका था। चाचा, क्या वह मुझसे मिलेगा? महेश चाचा ने थोड़ा सोचकर कहा, नहीं जानता बेटा, उसके दिल में क्या है, लेकिन तुम यहां रहो, शायद वो आकर खुद जवाब दे दे। आरोही ने बंद दरवाजे को एक बार फिर देखा। दिल जैसे वहीं अटक गया हो। राजू का घर उसे करीब लगा, मगर फिर भी बहुत दूर, बिल्कुल उसके दिल की तरह। अगली सुबह आरोही मामूल के मुताबिक नाश्ते की मेज पर आकर बैठी, मगर उसके हाथ थाली में रखे नारियल के लड्डुओं तक न बढ़ सके। चाय का कप भी ठंडा हो चुका था और उसकी नजरें टीवी स्क्रीन पर जमी हुई थीं। टीवी पर लाइव नशरियात जारी थी। दिल्ली छावनी में आज एक खुसूसी तकरीब, भारतीय फौज के नए मेजर जनरल्स की हलफ बर्दारी बराह ए रास्त दिखाई जा रही है। आरोही का दिल जोर जोर से धड़कने लगा, जैसे उसका दिल जानता हो कि आज वह लम्हा आने वाला है जब हकीकत उसके सामने आईना बनकर खड़ी हो जाएगी। टीवी स्क्रीन पर सैकड़ों फौजी अफसरान वर्दी में कतार से खड़े थे। पृष्ठभूमि में भारतीय परचम लहरा रहा था। एक के बाद एक नाम पुकारा जा रहा था, और फिर मेजर जनरल राजीव प्रताप सिंह आगे आए। कैमरा झूम हुआ। एक बावकार पुरएतमाद चेहरा स्क्रीन पर नमूदार हुआ। राजू आरोही के हाथों से चाय का कप छूटते छूटते बचा। वह सांस लेना भूल गई। यही वह शख्स था जो 2 दिन पहले अस्पताल के दरवाजे पर बोसीदा कमीज, पुराने जूते और एक सादा गुलदस्ता लिए खड़ा था। और आज वही शख्स सीने पर सितारे सजाकर फौजी वकार के साथ मुल्क के सबसे बड़े एजाज की तकरीब में शामिल था। राजू के चेहरे पर सुकून था, चाल में एतमाद और आंखों में वही गहराई, मगर अब उनमें शिकस्त खुर्दगी की बजाय फतह की चमक थी। आरोही की आंखों से बेइख्तियार आंसू बहने लगे। उसे ऐसा लगा जैसे उसके दिल में कुछ बैठ गया हो। यही वह शख्स था जिसे उसने सिर्फ जाहिरी कपड़ों से जाना, बिना सोचे समझे नीचा दिखाया और सबके सामने जलील किया। मां किचन से निकलकर लॉन्ज में आईं और अपनी बेटी को नम आंखों के साथ साकित देखकर चौंक गईं। क्या हुआ आरोही? आरोही ने कांपती आवाज में कहा। मां, वह राजू, टीवी पर मेजर जनरल। शोभा ने स्क्रीन की तरफ देखा और फिर बेटी के आंसुओं को। वह खामोशी से आरोही के पास बैठ गईं और उसके सर पर हाथ फेरा। बेटा, कभी कभी हम जो खो देते हैं वह हमारी आंखों के सामने होता है, लेकिन हम उसे पहचान नहीं पाते। आरोही ने अपनी मां के कंधे से लगकर आहिस्ता से कहा, मां, मैंने बहुत बड़ी गलती की है। मां ने उसे थपथपाया। हां बेटा, शायद की है, लेकिन अब यह तुम पर है कि तुम अपने पछतावे को अमल में बदलो या सारी उम्र बोझ बनाए रखो। टीवी पर राजू ने हलफ लिया और आरोही की आंखों से एक और आंसू बह निकला। चंद दिन बाद आरोही हर रोज राजू के दरवाजे के सामने से गुजरती, कभी किसी आहट की तलाश में, कभी किसी साए की झलक में। उसके दिल में एक अजब सी बेकरारी थी। वह वक्त, वह मंजर, वह शर्मिंदगी अब भी उसके दिल को काट रही थी। वह चाहती थी कि राजू से एक बार बात हो जाए, कि वह उसके सामने खड़ी हो, आंखों में आंखें डालकर बस इतना कह सके, माफ कर दो राजू, मैं गलत थी। फिर वह दिन आ गया। हफ्ते की दोपहर थी। सूरज पूरी आबोताब से चमक रहा था। गांव की सड़कें धूप में तप रही थीं। पुरानी गलियों में जैसे कुछ नया होने वाला हो। अचानक पूरे मोहल्ले में हलचल मच गई। बच्चे दौड़ते हुए गलियों में चीखने लगे, गाड़ी, गाड़ी, बड़ी गाड़ी आई है बाब। औरतें छतों से झांकने लगीं। मर्द दरवाजों के बाहर आ खड़े हुए। एक सरख रंग की चमचमाती फरारी गाड़ी गांव की कच्ची गली में दाखिल हुई। उसकी रफ्तार धीमी थी, लेकिन उसकी मौजूदगी सब पर भारी थी। गाड़ी के अगले हिस्से पर छोटा सा भारतीय परचम लहरा रहा था। गाड़ी जैसे जैसे आगे बढ़ती गई, लोग खुद ब खुद दोनों जानिब होकर रास्ता बनाने लगे। सबकी निगाहें एक ही जानिब थीं, गाड़ी के दरवाजे पर। जब गाड़ी आरोही के घर के सामने रुकी, उसकी सांसें बंद हो गईं। वह सामने के सहन में खड़ी थी, साफ साड़ी पहने, बालों को जूड़े में बांधे और नजरें सड़क पर मरकूज। दरवाजा खुला और जैसे वक्त एक लम्हे के लिए रुक गया। गाड़ी से जो शख्स उतरा वह वर्दी में मलबूस था। सजी संवरी फौजी वर्दी,
कंधे पर चमकते हुए 2 सितारे, सीने पर मेडल्स और पेशानी पर संजीदगी का हाला। वह था राजू, अब मेजर जनरल राजीव प्रताप सिंह। लोगों के चेहरों पर हैरत, फख्र और तजस्सुस के तासुर दौड़ने लगे। यही है वह राजू जो कभी फटे कपड़ों में घूमता था। कमाल कर दिया लड़के ने। बचपन में इतना खामोश था और आज देखो भारत का जनरल बन गया। आरोही का दिल जैसे सीने में थम गया हो। उसके हाथ लरजने लगे। वह नजरें नहीं हटा पा रही थीं। राजू की चाल, उसकी आंखों की संजीदगी, वह सब कुछ बदल चुका था, सिवाय उस खामोशी के जो अब भी उसके अंदर बोलती थी। राजू ने गाड़ी से उतरकर गर्दो नवाह का जायजा लिया और फिर कदम कदम चलता, लोगों को हल्का सा सलाम करता, आरोही के सामने आ खड़ा हुआ। दोनों की नजरें मिल गईं। बरसों की यादें, तकलीफें, खुशियां सब एक पल में एक दूसरे के चेहरों पर दौड़ने लगीं। भीड़ बिल्कुल खामोश हो गई, जैसे पूरा गांव एक तमाशाई बन गया हो। मर्द, औरतें, बच्चे, सबकी नजरें आरोही और राजू पर टिकी हुई थीं। तभी राजू ने आहिस्तगी से सर झुकाया और आरोही से मुखातिब हुआ। नमस्ते आरोही। आरोही का गला सूख चुका था, उसके होंठ कपकपा रहे थे। इससे पहले कि वह कुछ बोलती, राजू ने नरमी मगर मजबूत लहजे में कहा, उस दिन जो कुछ हुआ मैं भूला नहीं, लेकिन मैं आया इसलिए था कि तुम्हें इज्जत से याद रख सकूं, तुम्हारी सच्चाई जान सकूं, कि अगर मैं वर्दी के बिना सामने आऊं तो तुम मुझे सिर्फ मेरी पहचान से पहचानो, न कि मेरे लिबास से। आरोही की आंखें भर आईं। उसे कुछ कहना था मगर अल्फाज साथ नहीं दे रहे थे। राजू ने गहरी सांस ली और कहा, आज तुम्हारे सामने एक जनरल खड़ा है, मगर उस दिन तुम्हारे सामने तुम्हारा बचपन का दोस्त राजू खड़ा था और तुमने उसे नहीं पहचाना, बल्कि उसका मजाक उड़ाया। भीड़ में दबी दबी सरगोशियां होने लगीं। कुछ लोग नजरें झुका गए। आरोही ने आंखों में नमी लिए धीमी आवाज में कहा, राजू, मैं शर्मिंदा हूं। राजू ने एक लम्हे को उसकी तरफ देखा, फिर नजरें मोड़ लीं। शर्मिंदगी का बोझ तुम्हारे दिल पर रहेगा आरोही, लेकिन मेरा दिल अब वही नहीं रहा। फिर उसने नरमी से सर झुकाया और अपने घर की तरफ बढ़ गया। वही दरवाजा जो कुछ दिन पहले बंद था, अब उसके लिए खुला हुआ था। और आरोही, वह भीड़ के बीच खड़ी रही, खामोश, भीगी आंखों के साथ, एक ऐसे लम्हे के दरमियान जो कभी लौटकर नहीं आना था। राजू के अल्फाज आरोही के दिल में तीर की तरह पिवस्त हो चुके थे। शर्मिंदगी का बोझ तुम्हारे दिल पर रहेगा आरोही, लेकिन मेरा दिल अब वही नहीं रहा। यह जुमला बार बार उसके जहन में गूंज रहा था, जैसे गांव की हवाएं भी उसे दोहरा रही हों। वह लम्हा, वह आंखें, वह लहजा, सब कुछ उसके गिर्द एक तूफान की तरह चक्कर काट रहा था। राजू अब घर के अंदर जा चुका था। दरवाजा बंद नहीं हुआ, मगर आरोही के लिए वह दरवाजा जैसे हमेशा के लिए बंद हो चुका था। गांव की भीड़ अब आहिस्ता आहिस्ता मुंतशिर हो रही थी। लोग जेरे लब तबसरे कर रहे थे, देखा, गरुरूर का नतीजा यही होता है। जो इज्जत नहीं कर पाता वह इज्जत के लायक नहीं होता। आरोही के कदम जमीन में गड़ गए थे। वह हिल भी नहीं पा रही थी। आंखों से आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। उसके बराबर में सरोज चाची आकर खड़ी हो गईं और नरमी से बोलीं, बेटा, कभी कभी जिंदगी हमें ऐसा आईना दिखाती है जो हमारी असलियत बरहना कर देता है, लेकिन जो लोग सच्चे होते हैं वह अपनी गलती मान लेते हैं। तुमने देर से सही मगर सच को तस्लीम तो किया। आरोही ने उनकी बात सुनी, मगर जैसे हर आवाज उसके वजूद से टकराकर वापस जा रही हो। उसने खामोशी से सर हिलाया और घर की तरफ चल पड़ी। दरवाजा बंद करते ही वह सीधा अपने कमरे में गई। साड़ी बदले बगैर ही बिस्तर पर बैठ गई और हाथों में चेहरा छुपा लिया। एक बार फिर वह मंजर याद आया। अस्पताल के बाहर राजू का बोसीदा लिबास, उसके हाथों में वह सादा गुलदस्ता, उसकी आंखों में वह सवाल जो कभी अल्फाज नहीं बन सका, और उसका अपना रवैया, तेज लहजा, तंज, धक्का और टिब्बा वहला अल्फाजा जो शायद राजू को अंदर से तोड़ गए थे। उसे खुद पर गुस्सा आने लगा। क्यों ना उसने राजू को पहचाना? क्यों ना उसने उसके लिबास के पीछे उसके दिल को देखा? क्यों जाहिरी चमक उसकी आंखों पर पर्दा बन गई? आखिर वह तो उसका दोस्त था, हमसफर, हमराज, वह बचपन का साथी जिसके साथ उसने आम के दरख्त तले ख्वाब बुने थे। शाम होने को आई।
मगर आरोही के कमरे में रोशनी न जल सकी। वह यूं ही बैठे बैठी रही जैसे वक्त थम गया हो। दरवाजे पर मां आई, आहिस्तगी से आवाज दी, बेटा कुछ खा लो। मगर आरोही ने कुछ न कहा। मां समझ गई, बेटी अंदर से टूट चुकी है। उस रात आरोही ने पहली बार दुआ की, दिल से। उसने आंखें बंद की और दिल में कहा, राजू, अगर तुम मेरी आवाज सुन सकते हो तो जान लो, मैंने तुम्हें सिर्फ तुम्हारे लिबास से नहीं, खुद अपने गहुरूर से महरूम किया। माफ कर दो अगर हो सके। अगली सुबह आरोही ने एक फैसला किया। वह राजू से दोबारा मिलेगी और यह मुलाकात महज शर्मिंदगी की नहीं, सच्चाई और खलूस की होगी। वह उसके दरवाजे पर जाएगी, अपनी अना का खोल उतारकर। वह कोई जवाब मांगने नहीं, सिर्फ माफी मांगने जाएगी। लेकिन दिल के किसी कोने में एक डर भी था। क्या राजू दोबारा उसके अल्फाज पर यकीन करेगा? क्या एक माफी बरसों की तौहीन का मरहम बन सकती है? क्या वह दरवाजा, जो शायद अब रस्मी तौर पर तो खुला है मगर अंदर से बंद हो चुका है, क्या वह दोबारा खुलेगा? आरोही के जहन में हजारों सवाल थे, लेकिन उसने दिल को मजबूत किया। उसने साड़ी बदली, आईने में अपना चेहरा देखा। आंखों के गिर्द थकन थी, मगर अंदर कहीं एक सच्चाई की चमक भी थी। आज नहीं तो कभी नहीं, उसने खुद से कहा, और राजू के घर की तरफ कदम बढ़ा दिए। सच्चाई, खुलूस और एक कड़वे सच के साथ जो उसकी जिंदगी का हमेशा के लिए हिस्सा बन चुका था। आरोही के कदम धीरे धीरे राजू के घर की तरफ बढ़ रहे थे, मगर दिल की धड़कन तेज से तेजतर होती जा रही थी। जैसे हर कदम पर जमीर की दस्तक सुनाई दे रही हो, जैसे जमीन के नीचे दबी हुई वह आवाजें जो बरसों से खामोश थीं, आज चीखने लगी हों। तुमने राजू के साथ जुल्म किया था, अब उसकी आंखों का सामना करो। मोहल्ले की गलियां खामोश थीं, मगर दीवारों पर सरगोशियां लिखी महसूस हो रही थीं, जैसे हर ईंट राजू के सब्र और आरोही के गौरूर की गवाह हो। आरोही गेट के सामने रुकी। दरवाजा आज भी खुला था, मगर अंदर खामोशी थी, गहरी, गूंगी और तकलीफ देह। उसने हल्के कदमों से सहन पार किया, दरवाजे पर दस्तक देने का इरादा किया, लेकिन हाथ हवा में ही रुक गया। उसकी उंगलियां थरथरा रही थीं। उसने गहरी सांस ली, हिम्मत जमा की और आखिरकार दस्तक दी। कुछ लम्हे गुजरे, मगर कोई जवाब न आया। उसने दोबारा दस्तक दी। इस बार आहट सुनाई दी। दरवाजे के पीछे कुछ हरकत हुई और फिर वह खुला। सामने राजू खड़ा था, मगर यह वह राजू न था जो अस्पताल के सामने बोसीदा कमीज में खड़ा था। यह वर्दी में मलबूस, बावखार और अंदर से सखर्त हो चुका राजू था। उसकी आंखों में वही गहराई थी, लेकिन अब उसमें एक दीवार खड़ी थी, एक ऐसी दीवार जिसे अल्फाज से नहीं गिराया जा सकता था। राजू ने दरवाजे के एक तरफ होकर आरोही को आने का इशारा नहीं दिया, न ही मुस्कुराया। बस एक सीधी नजरें, जैसे वह पूछ रहा हो, अब क्या लेने आई हो? आरोही ने नजरें झुकाते हुए आहिस्ता से कहा, राजू, मैं तुमसे माफी मांगने आई हूं। राजू ने लम्हा भर को आंखें बंद की, जैसे वह यह जुमला पहले ही अपने दिल में सुन चुका था। फिर उसने आहिस्ता से कहा, माफी? आरोही ने हां में सर हिलाया। आंखों से आंसू बहते जा रहे थे। मैंने उस दिन तुम्हारे साथ जो सलूक किया, वह नाकाबिले माफी है। मैं गरूर में अंधी हो गई थी। मैंने तुम्हें तुम्हारी वर्दी के बिना पहचानने से इनकार किया। तुम्हारी नजरों में वह सच था जो मैं देख नहीं पाई। राजू ने नजरें मोड़कर आसमान की तरफ देखा। शाम का सूरज धीरे धीरे झुक रहा था। रोशनी मध्यम हो रही थी, बिल्कुल आरोही की उम्मीदों की तरह। तुम जानती हो आरोही, उस दिन जब तुमने मुझे धक्का दिया था तो दर्द मेरे जिस्म को नहीं हुआ। दर्द उस वक्त हुआ जब तुमने मेरी पहचान से इनकार किया, न सिर्फ बचपन के राजू से, बल्कि उस इंसान से सिर्फ तुम्हें परखने आया था। आरोही ने कपकपाती आवाज में कहा, जानती हूं, और शायद यही मेरी सजा है। मैं तुम्हारे सामने खड़ी हूं, एक गुनहगार की तरह, बस माफी की तलबगार। राजू ने गहरी सांस ली। माफ कर देना मेरे लिए मुश्किल नहीं आरोही, मैं तुम्हें दिल से माफ कर चुका हूं। लेकिन उसने लम्हा भर तवक्कुफ किया। याद रखो, कुछ जख्म ऐसे होते हैं जो भर तो जाते हैं मगर निशान छोड़ जाते हैं। आरोही का दिल जैसे जमीन में धंस गया। क्या हम फिर कभी दोस्त भी नहीं बन सकते? राजू ने थोड़ी देर सोचा, फिर धीमे लहजे में बोला, दोस्ती वहां निभती है
जहां दिल पहचाने जाते हैं, शक्लें नहीं। यह कहते हुए उसने दरवाजा आहिस्ता से बंद करना शुरू किया। आरोही ने बेसाख्ता बढ़कर दरवाजा थामने की कोशिश की, लेकिन राजू ने नरमी से उसका हाथ पीछे कर दिया। अलविदा आरोही, और शुक्रिया कि तुमने सच को तस्लीम किया। बस याद रखना, जो वक्त हम गंवा देते हैं वह वापस नहीं आता। दरवाजा बंद हो गया। आरोही दरवाजे के सामने कुछ लम्हे साकित खड़ी रही, न रोई न बोली, सिर्फ खामोशी थी। एक ऐसा खामोश तूफान जो अंदर सब कुछ बहा ले गया। गांव की खामोश गलियां एक बार फिर अपने मामूल की तरफ लौट चुकी थीं, मगर आरोही के अंदर एक तूफान अभी भी थमा न था। राजू के बंद दरवाजे ने उसके अंदर एक ऐसा दरवाजा खोल दिया था जो बरसों से उसके गौरूर, लापरवाही और जाहिरी चमक के पीछे छुपा हुआ था। उसके कदम जैसे जमीन से जुड़ गए थे, दिल की धड़कन बेतरतीब और नजरें दरवाजे पर जमी हुई थीं, जहां अब वह शख्स मौजूद था जिसे उसने बरसों की पहचान के बावजूद पहचाना न था। कुछ लम्हे वहां खड़ी रहने के बाद वह आहिस्ता आहिस्ता पलटी। दरवाजे से कदम हटाना आसान न था, लेकिन वह जानती थी कि अब उसके अल्फाज, उसकी नदामत, उसकी माफी, सब कुछ बेअसर हो चुका है। राजू ने उसे माफ तो कर दिया था, लेकिन वापस नहीं लिया। घर आकर वह खामोशी से अपने कमरे में गई, दरवाजा बंद किया और आहिस्ता आहिस्ता फर्श पर बैठ गई। दीवार के साथ टेक लगाकर वह जमीन पर दो जानू हो गई और जैसे बरसों का बोझ उसकी छाती पर गिर गया हो, वह बेआवाज रोई। आंखों से आंसू टपक रहे थे, मगर लबों से कोई सदा नहीं निकल रही थी। यह वह आंसू थे जो सिर्फ नाहिल जमीर से पैदा होते हैं, जब इंसान खुद को अपने ही आईने में कमजोर, खोखला और खाली देखे। कुछ घंटे यूं ही गुजर गए। सूरज गुरूब हो चुका था। गांव की मस्जिद से अजान की आवाज आई और मंदिर की घंटियां भी सुनाई दी। माहौल पर रूहानी सुकूत छा गया था, मगर आरोही के दिल में सिर्फ एक ही सदा गूंज रही थी, दोस्ती वहां निभती है जहां दिल पहचाने जाते हैं, शक्लें नहीं। अगले दिन गांव में हल्की सी तकरीब मुनक्किद हुई। राजू के एजाज में मकामी स्कूल के बच्चों ने छोटा सा प्रोग्राम रखा था। पूरे गांव को मधु किया गया था। हर तरफ झंडियां, बैनर और वर्दी में मलबूस मकामी कैडेट। आरोही को भी दावत मिली, मगर वह कमरे के आईने के सामने खड़ी खुद से लड़ती रही। क्या वह वहां जा सकती है? क्या वह उस नजर का सामना कर पाएगी जो सब कुछ कह जाएगी बगैर कुछ कहे? लेकिन फिर उसने अपनी साड़ी बदली, बालों को संवारा और खुद से कहा, मुझे राजू को दोबारा खोना नहीं है, चाहे बतौर दोस्त, चाहे सिर्फ बतौर एक सच्चाई के आईने के। तकरीब में पहुंचकर उसने पीछे एक कोने में खामोशी से जगह ली। बच्चों ने नगमे गाए, मेहमानों ने तकारीर की और आखिरकार स्टेज पर राजू को बुलाया गया। वह वर्दी में मलबूस, कंधों पर सितारे और सीने पर तमघे सजाए माइक्रोफोन के सामने आया। तालियां बजीं, लोग खड़े हो गए। राजू ने सबका शुक्रिया अदा किया और फिर एक लम्हे के लिए तवक्कुफ किया। जिंदगी में हमें कुछ ऐसे लोग मिलते हैं जो हमें बदल कर रख देते हैं। कुछ अच्छे होते हैं, कुछ सबकर सिखाने वाले। आज मैं यहां एक ऐसे लम्हे के साथ खड़ा हूं जिसने मुझे अंदर से मजबूत बनाया। मैं उन सबका शुक्रगुजार हूं जो मेरे सफर का हिस्सा रहे, चाहे वह साथ रहे या रास्ते में साथ छोड़ गए। उसकी नजरें एक लम्हे के लिए आरोही की तरफ उठीं, सिर्फ एक लम्हे के लिए, और वही लम्हा आरोही के लिए पूरी जिंदगी बन गया। तकरीब के बाद लोग राजू से मिलने लगे, तस्वीरें खिंचवाने लगे। आरोही खामोशी से खड़ी रही। उसके कदम रुके हुए थे, लेकिन दिल जैसे चल रहा था। तभी राजू की नजर उस पर दोबारा पड़ी। वह करीब आया, हुजूम में से गुजरकर उसके सामने आ खड़ा हुआ। दोनों कुछ लम्हे चुप रहे। राजू ने धीमे लहजे में कहा, जिंदगी हर किसी को दूसरा मौका नहीं देती आरोही, लेकिन जो सबक हम एक मौके पर सीखते हैं वह पूरी जिंदगी का रुख बदल सकता है। आरोही ने आहिस्ता से सर हिलाया और लबों पर एक नम मुस्कुराहट आई। और शायद वही सबकर मेरे लिए सबसे कीमती तोहफा है राजू। राजू ने हाथ बढ़ाया रस्मी अंदाज में, जैसे बरसों की दीवार एक छोटे से मुसाफहे से गिर जाए। आरोही ने वह हाथ थाम लिया। वह लम्हा जो कभी रुसवाई से जुड़ा था अब एक नया बाब बन चुका था, खामोश, बावखार और सच्चाई से लबरेज।